क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी घड़ी में लगी वो नन्ही सी बैटरी आखिर चलती कैसे है? हाँ। या फिर वो बाहर रखी लोहे की कुर्सी पर धीरे धीरे जंग क्यों लग जाता है? ये रोजमर्रा की चीजें और भी बहुत कुछ असल में वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दिलचस्प दुनिया से जुड़ी हैं। बिल्कुल। आज हम इसी वैद्युत रसायन की दुनिया में थोड़ा गहराई तक उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकों के कुछ हिस्से जो हमें इसकी बेसिक बातें और इसके कमाल के इस्तेमाल को समझने में मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? वैद्युत रसायन के पीछे के जो मुख्य विचार हैं उनको समझना और ये देखना कि ये हमारी रोज की जिंदगी और टेक्नोलॉजी को कैसे क्या कहते हैं, शक्ल देता है। चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ बैटरी या जंग लगने तक की सीमित नहीं है। मतलब बहुत सी धातुएं निकालने से लेकर हमारे अपने दिमाग में संदेश कैसे दौड़ते हैं, वहां तक वैद्युत रसायन का हाथ है। ये वाकई विज्ञान का एक बहुत बड़ा और कई फील्ड से जुड़ा हुआ हिस्सा है। हाँ, ये तो है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये वैद्युत रसायन है क्या चीज? सरल भाषा में कहें तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो बिजली और रासायनिक बदलावों के बीच के रिश्ते को समझती है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक, कि कुछ केमिकल रिएक्शन से बिजली कैसे पैदा होती है, जैसे बैटरी में होता है। और दूसरा, बिजली का इस्तेमाल करके ऐसी केमिकल रिएक्शंस कैसे करवाई जाती हैं जो अपने आप नहीं होती। अच्छा, यानी बिजली बनाना और बिजली से काम करवाना, दोनों। हाँ, बिल्कुल। और इसका असर बहुत बड़ा है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसी कई जरूरी धातुएं और कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्लोरीन गैस जैसे अहम रसायन वो इसी वैद्युत रासायनिक तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा। और बैटरीज तो हैं ही। आजकल चर्चा में रहने वाले ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल, वो भी केमिकल एनर्जी को सीधे बिजली में बदलते हैं। और ये तरीके अक्सर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और कम प्रदूषण फैलाते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल, पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने कहा, हमारे शरीर में नसों का संदेश भेजना भी वो भी वैद्युत रासायनिक संकेतों पर ही निर्भर करता है। कमाल है। तो इस सब के केंद्र में क्या है? मतलब ये सब होता कैसे है? शायद वो जिन्हें सेल कहते हैं। सही पकड़ा आपने। वैद्युत रासायनिक सेल ही इस पूरी कहानी के हीरो हैं। समझिए, मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। अच्छा। पहला कौन सा है? पहला है गैल्वेनी सेल। इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ये वो सेल हैं जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप होती है और उसकी केमिकल एनर्जी को बिजली में बदल देते हैं। जैसे अपनी बैटरी। हाँ, बिल्कुल। आपकी बैटरी इसी का उदाहरण है। जैसे वो स्कूल में पढ़ा था, डैनियल सेल। जिसमें वो जिंक और कॉपर की छड़ें होती थी। हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल वही। डैनियल सेल एक क्लासिक उदाहरण है। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के घोल में और कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के घोल में। इसमें होता क्या है, जिंक जो है वो कॉपर आयनों को इलेक्ट्रॉन देता है और खुद आयन बनकर घुल जाता है, जबकि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर ठोस कॉपर बन जाते हैं। रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव जाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस Cus। अच्छा। ये अभिक्रिया अपने आप होती है और बिजली पैदा करती है, लगभग 1.1 वोल्ट अगर मानक स्थितियां हों। और इसमें जिंक वाली साइड एनोड होती है, नेगेटिव, जहां ऑक्सीकरण होता है। हाँ। और कॉपर वाली कैथोड, पॉजिटिव, जहां अपचयन। हाँ, और इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं। एकदम सही। और ये दो हिस्से, जिंक वाला और कॉपर वाला, इन्हें अर्ध सेल या हाफ सेल्स कहते हैं। एक में ऑक्सीकरण, दूसरे में अपचयन। और हम अलग अलग धातुओं और उनके आयनों के अर्ध सेलों को जोड़कर कई तरह के गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बिजली बनाने वाली बात। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है वैद्युतप घटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये गैल्वानी सेल के ठीक उल्टे हैं। ये बाहर से दी गई बिजली का इस्तेमाल करके ऐसी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं जो अपने आप नहीं होती। मतलब हम बिजली लगाकर किसी चीज को बदलने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, तो जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना। वो तो अपने आप नहीं होता। बिल्कुल। पानी को तोड़ने के लिए हमें बिजली लगानी पड़ती है, तो वो एक वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया हुई। और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर हम डैनियल सेल पर, जो खुद 1.1 वोल्ट देता है, उस पर बाहर से 1.1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगाएं, लेकिन उल्टी दिशा में, तो पूरी अभिक्रिया पलट जाती है। कॉपर घुलने लगता है और जिंक जमा होने लगता है।
तब वही डैनियल सेल एक वैद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करने लगता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक ही सिस्टम दो तरह से काम कर सकता है, बस वोल्टेज पर निर्भर करता है। अब आपने वोल्टेज की बात की, तो ये इलेक्ट्रोड विभव या पोटेंशियल क्या चीज है? ये बार बार आता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप किसी धातु की छड़ मतलब इलेक्ट्रोड को उसी धातु के आयनों वाले घोल में डालते हैं, तो धातु और घोल के बीच एक छोटा सा वोल्टेज या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पर ये होता क्यों है? असल में ये दो उल्टी प्रक्रियाओं के बीच एक खींचतान का नतीजा है। एक तरफ घोल में जो धातु के आयन हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेकर ठोस धातु बनकर छड़ पर जमना चाहते हैं। दूसरी तरफ छड़ के जो धातु परमाणु हैं, वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन बनकर घोल में घुलना चाहते हैं। इन दोनों टेंडेंसीज के बीच जो संतुलन बनता है, उसी से वो विभव तय होता है। अच्छा, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0, ये क्या बला है? मानक या स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम इसे कुछ तय परिस्थितियों में नापते हैं। जब घोल में आयनों की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो और अगर कोई गैस शामिल है तो उसका दबाव 1 बार हो। और एक कन्वेंशन है IUPAC का कि हम अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल को ही मानक विभव मानते हैं। अपचयन विभव मतलब आयन के इलेक्ट्रॉन लेकर ठोस बनने की प्रवृत्ति को। लेकिन किसी एक अकेली छड़ का विभव कैसे नापें? वोल्टेज तो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच होता है ना? है ना, बिल्कुल सही। आप अकेले अर्धसेल का विभव नहीं नाप सकते, इसीलिए हमें एक रेफरेंस या संदर्भ इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका विभव हमने मान लिया हो। इसके लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और SHE का इस्तेमाल करते हैं। हमने मान लिया है कि इसका विभव हर तापमान पर 0 है, 0 वोल्ट। अच्छा, तो जैसे हम ऊंचाई नापने के लिए समुद्र तल को 0 मान लेते हैं, कुछ वैसा ही? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। अब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक विभव E0 नापने के लिए हम उसे SHE के साथ जोड़कर एक पूरा सेल बनाते हैं। ठीक है। और उस सेल का कुल वोल्टेज नाप लेते हैं। अब चूंकि SHE का विभव 0 है, तो जो भी वोल्टेज हमें मिला वो दूसरे इलेक्ट्रोड का ही मानक विभव E0 हुआ। उदाहरण के लिए? जैसे कॉपर का E0 आता है +0.34V और जिंक का आता है -0.76V। अच्छा, इन प्लस और माइनस का क्या मतलब है? +0.34V और -0.76V हमें क्या बताते हैं? हाँ, ये E0 मान असल में बहुत काम के हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज हाइड्रोजन की तुलना में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, मतलब अपचयित होना चाहती है, या देना चाहती है, यानी ऑक्सीकृत होना चाहती है। जैसे कॉपर का +0.34V है, ये पॉजिटिव है। हाँ। इसका मतलब है कॉपर आयन Cu2+ हाइड्रोजन आयन H+ की तुलना में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर ठोस कॉपर बनना चाहते हैं। वो अच्छे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। और जिंक का नेगेटिव है? -0.76V। हाँ, नेगेटिव E0 जैसे जिंक का -0.76 वोल्ट। इसका मतलब है कि जिंक धातु Zn हाइड्रोजन आयनों के तुलना में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहती है। वो अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अच्छा, तो क्या इसी वजह से जिंक एसिड में जैसे HCl जिसमें H+ आयन होते हैं, उसमें घुल जाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है? हाँ, Zn+2H+ Zn² H2 वाली रिएक्शन, लेकिन कॉपर एसिड में नहीं घुलता। बिल्कुल। क्योंकि कॉपर H+ से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता, जबकि जिंक H+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। एकदम सही पकड़ा। E0 मान हमें सीधे सीधे ये भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं। हमारे स्रोतों में एक पूरी सारणी दी गई है, टेबल 3.1, जिसमें बहुत सी चीजों के E0 मान हैं। इस लिस्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, मतलब सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। जैसे फ्लोरीन F2, जिसका E0 सबसे ज्यादा पॉजिटिव +2.87 वोल्ट है। और सबसे शक्तिशाली अपचायक मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला? वो है लिथियम, जिसका E0 सबसे कम यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव -3.05V है। ये लिस्ट बैटरी डिजाइन करने से लेकर धातुएं निकालने तक हर जगह काम आती है। समझ गई, लेकिन ये तो तब हुआ जब सब कुछ मानक हो। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री वगैरह। असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। तब वोल्टेज कैसे पता चलेगा? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर नर्न्स समीकरण काम आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रोड विभव और इसलिए सेल का कुल वोल्टेज
आयनों की वास्तविक सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है मोटे तौर पे? देखिए, नर्न्स समीकरण मूल रूप से मानक विभव E0 को लेता है और उसमें एक टर्म जोड़ता या घटाता है। ये टर्म आयनों की सांद्रता के अनुपात पर निर्भर करता है, जिसे अभिक्रिया भागफल या Q कहते हैं। समीकरण का रूप कुछ ऐसा है: E = E0, कुछ स्थिरांक n log Q। यहाँ n अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हैं वो संख्या है। सार ये है कि अगर उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स की सांद्रता ज्यादा है या अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स की कम, तो वोल्टेज E0 से अलग होगा। अच्छा, तो जैसे डैनियल सेल में अगर कॉपर आयन जो अभिकारक हैं कम हो जाएं या जिंक आयन जो उत्पाद है बढ़ जाए, तो सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम हो जाएगा। क्या यही कारण है कि बैटरी इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, उसका वोल्टेज गिरता जाता है? बिल्कुल सही। नर्स समीकरण हमें यही समझाता है कि बैटरी का वोल्टेज उसकी चार्ज की स्थिति पर, मतलब अंदर के रसायनों की सांद्रता पर क्यों निर्भर करता है। अच्छा, और क्या इस वोल्टेज का ऊर्जा से भी कोई लेना देना है, थर्मोडायनामिक्स से? हाँ बिल्कुल, गहरा संबंध है। वैद्युत रसायन ऊष्मागतिकी से सीधे जुड़ा है। किसी गैल्वेनी सेल से मिलने वाला वोल्टेज असल में उस रासायनिक अभिक्रिया से निकलने वाली उपयोगी ऊर्जा का माप है, जिसे हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा जी कहते हैं। गणितीय रूप से डेल्टा आर जी बराबर एन Fe सेल। यहाँ F फेराडे स्थिरांक है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और ये माइनस साइन? माइनस साइन का मतलब है कि जब सेल काम करता है, यानी E पॉजिटिव होता है, तो ऊर्जा निकलती है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जरूरी है। इसका मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा ऊर्जा? हाँ बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, हम जानते हैं कि मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जीओ अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से जुड़ी है। डेल्टा जीओ बराबर -RT ln K। तो क्योंकि डेल्टा जीओ बराबर -n FeCO0 भी है, हम ECO0 को नापकर सीधे K का पता लगा सकते हैं। वाव, मतलब सिर्फ वोल्टेज नापकर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कितनी आगे जाएगी? हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। हमें सिर्फ वोल्टेज देखकर ही अभिक्रिया की ऊर्जा और उसके संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो हमने समझा कि सेल कैसे वोल्टेज पैदा करते हैं और वो वोल्टेज कॉन्सेंट्रेशन और ऊर्जा से कैसे जुड़ा है। अब ये बिजली घोल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर चलती कैसे है? धातु के तार में तो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, घोल में क्या चलता है? बहुत बढ़िया सवाल। घोल में बिजली आयनों के चलने से चलती है। धनायन मतलब पॉजिटिव आयन कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और ऋणायन मतलब नेगेटिव आयन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अच्छा, आयन चलते हैं। हाँ, और घोल कितना अच्छा कंडक्टर है ये उसके चालकत्व पर निर्भर करता है, जो कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस का उल्टा है। जैसे तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, वैसे ही घोल का चालकत्व किस पर निर्भर करता है? ये कई चीजों पर निर्भर करता है। घोल में कितने आयन हैं, यानी सांद्रता, वो आयन कितने बड़े या छोटे हैं, उनका आकार, वो कितनी आसानी से हिल सकते हैं, मतलब विलायक की प्रकृति क्या है, जैसे पानी कितना गाढ़ा है, और तापमान, गर्मी से आयन तेज चलते हैं। एक और टर्म है चालकता, कंडक्टिविटी, जिसे कप्पा K से दिखाते हैं। ये पदार्थ का गुण है, जैसे प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। लेकिन अगर हम अलग-अलग घोलों की तुलना करना चाहें, तो सांद्रता तो अलग-अलग हो सकती है। कोई बेहतर तरीका है कंडक्टिविटी नापने का जिससे तुलना आसान हो? हाँ बिल्कुल। इसके लिए हम मोलर चालकता का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लैम्डा m से दिखाते हैं। ये हमें बताता है कि अगर हम किसी पदार्थ का ठीक 1 मोल घोलें, तो वो घोल कितना कंडक्ट करेगा, चाहे वो कितने भी आयतन में खुला हो। लैम्डा m = कप्पा C, जहां C मोलर सांद्रता है। ये तुलना करने के लिए ज्यादा उपयोगी है। ठीक है। और जब हम घोल को पतला करते हैं, मतलब उसमें और पानी मिलाते हैं, तो चालकता कप्पा और मोलर चालकता लैम्डा का क्या होता है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। जब आप घोल पतला करते हैं, तो प्रति इकाई आयतन, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में आयनों की संख्या कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। तो इसलिए चालकता कैपा घट जाती है, लेकिन मोलर चालकता लैम्डा m बढ़ जाती है। है? ये कैसे? आयन कम हो रहे हैं, फिर भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। हाँ, क्योंकि मोलर चालकता पूरे 1 मोल आयनों की कुल कंडक्ट करने की क्षमता है। जब आप घोल पतला करते हैं,
तो आयनों को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। वो एक दूसरे से कम टकराते हैं और ज्यादा आजादी से चल पाते हैं। ये बढ़ी हुई जगह और आजादी चालकता में आई कमी की भरपाई से ज्यादा होती है, इसलिए कुल मिलाकर लैम्डा m बढ़ जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और क्या ये सभी तरह के घुले हुए पदार्थों के लिए, मतलब वैद्युत अपघट्यों के लिए, एक जैसा होता है? नहीं, यहाँ प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में फर्क आता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे नमक या KCl पानी में लगभग पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। इनके लिए लैम्डा पतला करने पर धीरे धीरे बढ़ती है। एक समीकरण भी है इसके लिए, लैम्डा Em इक्वल टू Em डिग्री A C²। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे सिरका, एसिटिक एसिड पानी में पूरी तरह नहीं टूटते। उनमें एक संतुलन रहता है। हाँ, वो पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते। बिल्कुल। जब आप इन्हें पतला करते हैं तो वो ज्यादा टूटते हैं, मतलब उनका आयनीकरण या वियोजन बढ़ता है। इससे आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए इनके लिए लैम्डा बहुत तेजी से बढ़ती है, खासकर बहुत कम सांद्रता पर। तो फिर दुर्बल वालों की अधिकतम मोलर चालकता कैसे पता करें? मतलब जब वो मान लें कि पूरी तरह टूट गए हैं। इसके लिए कॉल-राउश का एक नियम है। ये बहुत काम का नियम है। ये नियम कहता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, मतलब जब सांद्रता लगभग शून्य हो, वो उसके धनायनों और ऋणायनों की अपनी अपनी चालकताओं का जोड़ होती है। मतलब हर आयन स्वतंत्र रूप से कंडक्ट करता है, जैसे दूसरा आयन है ही नहीं। अच्छा। इस नियम की मदद से हम प्रबल वैद्युत अपघटकों के डेटा का इस्तेमाल करके दुर्बल वैद्युत अपघटकों की लैम्डा m डिग्री निकाल सकते हैं, जिसे सीधे नापना मुश्किल होता है। और एक बार लैम्डा m डिग्री पता चल जाए तो हम किसी भी सांद्रता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इक्वल टू लैम्डा m डिग्री और उसका वियोजन स्थिरांक Ka भी निकाल सकते हैं। कमाल है, ये तो बहुत उपयोगी है। अब वापस वैद्युत अपघटनी सेल पर आते हैं, जहां हम बिजली लगा के रिएक्शन करवाते थे। इसमें कितनी बिजली लगेगी, कितना पदार्थ बनेगा, ये कैसे पता चलता है? हाँ, इसके लिए माइकल फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत सीधे और शक्तिशाली नियम है। क्या है वो नियम? पहला नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या निकलने वाले पदार्थ की मात्रा W सीधे सीधे प्रवाहित आवेश चार्ज Q के समानुपाती होती है, और आवेश Q इज इक्वल टू धारा I इंटू समय T होता है। तो W प्रोपोर्शनल IT, मतलब ज्यादा करंट या ज्यादा देर तक चलाने पर ज्यादा पदार्थ मिलेगा। सीधा सा हिसाब है। हाँ, और दूसरा नियम कहता है कि अगर आप अलग अलग घोलों में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित करते हैं तो जमा होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होगी। तुल्यांकी भार, ये क्या होता है? ये बेसिकली मोलर मास को उस आयन के चार्ज या वैलेंसी से भाग देने पर मिलता है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। अच्छा, और ये फैराडे स्थिरांक F क्या है, जिसकी बात पहले भी हुई थी? फैराडे स्थिरांक बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश है। इसकी वैल्यू लगभग 96,500 कूलम प्रति मोल होती है। ये इन गणनाओं के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कॉपर सल्फेट CuSO4 से 1 मोल कॉपर Cu जमा करना है तो Cu2+ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, CO2 प्लस 2e माइनस Cu। बिल्कुल, तो हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, यानी 2F आवेश 2 × 96,500 कूलम। अगर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 से 1 मोल एल्यूमिनियम Al जमा करना है तो Al3+ + 3e- का Al 3F आवेश चाहिए होगा। इन नियमों और F का इस्तेमाल करके हम ठीक ठीक गणना कर सकते हैं कि किसी प्रक्रिया में कितना पदार्थ बनेगा या कितनी बिजली लगेगी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग या धातु उत्पादन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। और जब हम किसी चीज का वैद्युत अपघटन करते हैं तो क्या उत्पाद हमेशा वही होते हैं जो हम सोचते हैं? जैसे पानी का करें तो हमेशा H2O और O2 मिलेगा? जरूरी नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किसका वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। जैसे, क्या आप पिघला हुआ नमक ले रहे हैं या नमक का पानी वाला घोल। अच्छा, इसमें फर्क है। हाँ, बिल्कुल। और आपके इलेक्ट्रोड किस चीज के बने हैं? क्या वो सिर्फ बिजली पास करते हैं, जैसे प्लैटिनम, या खुद रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कॉपर? ई डिग्री मान तो एक गाइड हैं ही, लेकिन कभी-कभी एक और चीज बीच में आ जाती है, अधिविभव या ओवर पोटेंशियल। अधिविभव, ये क्या है? इसका मतलब है कि
कभी-कभी खासकर गैस बनाने वाली रिएक्शन के लिए आपको सैद्धांतिक वोल्टेज जो ई डिग्री से पता चलता है से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है ताकि रिएक्शन ठीक से शुरू हो सके। जैसे किसी भारी चीज को हिलाने के लिए शुरू में थोड़ा ज्यादा धक्का लगाना पड़ता है, कुछ वैसा ही। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बहुत क्लासिक उदाहरण है नमक NaCl का जलीय घोल। अगर आप सिर्फ ई डिग्री मान देखें तो कैथोड पर सोडियम Na+ के बजाय पानी से हाइड्रोजन H2 बननी चाहिए क्योंकि पानी का ई डिग्री कम नेगेटिव है। ठीक है। और एनोड पर पानी से ऑक्सीजन बननी चाहिए क्योंकि पानी का ऑक्सीडेशन ई डिग्री क्लोरीन से Cl2 बनने से कम पॉजिटिव है। तो H2 और O2 बननी चाहिए? सैद्धांतिक रूप से हाँ, कैथोड पर हाइड्रोजन तो बनती है लेकिन एनोड पर ऑक्सीजन के बजाय क्लोरीन गैस बनती है। अरे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के लिए अधिविभव ज्यादा है। मतलब ऑक्सीजन बनाने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा वोल्टेज इतना ज्यादा है कि उससे कम वोल्टेज पर ही क्लोरीन बनने लगती है, तो क्लोरीन बनना आसान हो जाता है। अच्छा। तो उत्पाद हुए H2, Cl2 और घोल में सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन बच जाते हैं, मतलब NaOH बन जाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ ई डिग्री ही नहीं, अधिविभव जैसे और भी कारक भूमिका निभाते हैं। ये तो काफी पेचीदा है। तो ये सारे सिद्धांत, सेल विभव, चालकता, विद्युत अपघटन, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, बैटरी और जंग के अलावा? अरे, इस्तेमाल तो अनगिनत हैं। चलिए कुछ मुख्य पर नजर डालते हैं, जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। हाँ, सबसे पहले बैटरी। बिल्कुल। बैटरी व्यवहारिक गैल्वेनी सेल हैं। दो मुख्य प्रकार हैं। पहला प्राथमिक या प्राइमरी बैटरीज, जिन्हें आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार खत्म तो खत्म। जैसे टॉर्च वाला सेल? हाँ, वही। उसे शुष्क सेल या लैक्लांशे सेल कहते हैं। उसमें जिंक का खोल एनोड होता है, बीच में कार्बन रॉड के आसपास मैंगनीज डाइऑक्साइड या MnO2 कैथोड होता है और अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। करीब 1.5 वोल्ट देता है। और वो छोटी बटन जैसी बैटरी? हाँ, वो मर्क्यूरी सेल। उसमें जिंक अमलगम एनोड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या HgO कार्बन कैथोड और KOH ZnO पेस्ट होता है। ये करीब 1.35 वोल्ट देता है और इसका वोल्टेज काफी स्थिर रहता है। घड़ियों, हियरिंग एड में काम आता है। और दूसरी तरह की? दूसरी हैं द्वितीयक या सेकेंडरी बैटरीज, जिन्हें हम संचायक या स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। इन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे कार या इन्वर्टर वाली बैटरी? बिल्कुल। वो सबसे आम है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। उसमें लेड Pb का एनोड होता है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 का कैथोड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है। डिस्चार्ज होते समय दोनों इलेक्ट्रोड लेड सल्फेट बन जाते हैं और एसिड पतला हो जाता है। चार्ज करते समय ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है। अच्छा। एक और उदाहरण है निकेल कैडमियम NiCd सेल। ये ज्यादा महंगा है पर लेड एसिड से ज्यादा कलता है। ठीक है। और ईंधन सेल, फ्यूल सेल क्या है? वो भी बैटरी जैसे हैं? वो गैल्वेनी सेल ही हैं, लेकिन थोड़े अलग। बैटरी में क्या होता है कि रसायन पहले से भरे होते हैं और इस्तेमाल होने पर खत्म हो जाते हैं। ईंधन सेल में हम लगातार ईंधन जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल और ऑक्सीकारक, आमतौर पर हवा से ऑक्सीजन, बाहर से भेजते रहते हैं और वो सेल के अंदर रिएक्ट करके बिजली बनाते हैं। जब तक आप ईंधन और ऑक्सीजन देते रहेंगे, बिजली बनती रहेगी। इसका क्या फायदा है? ये बैटरी से बेहतर कैसे है? सबसे बड़ा फायदा है उच्च दक्षता, मतलब हाई एफिशिएंसी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो अपोलो मून मिशन में इस्तेमाल हुए थे, उनकी केमिकल एनर्जी को बिजली में बदलने की दक्षता लगभग 70% तक हो सकती है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, जबकि हमारे थर्मल पावर प्लांट जो कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, उनकी दक्षता मुश्किल से 40% होती है। बाकी गर्मी बनकर उड़ जाती है। और H2O सेल का उत्पाद सिर्फ पानी होता है। H2 + O2 = H2O, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त। अरे वाह! अपोलो मिशन में तो इस बने हुए पानी को अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के काम में भी लिया था। कमाल है। तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं होते ज्यादा? कुछ चुनौतियां हैं, जैसे इनकी लागत अभी ज्यादा है और हाइड्रोजन जैसे ईंधन को बनाना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। लेकिन ये भविष्य की ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। समझ गई। अच्छा, और जंग लगना, करोजन, वो कैसे वैद्युत रसायन है आपने शुरू में कहा था? हाँ, जंग लगना खासकर लोहे में असल में एक अनचाहा वैद्युत रासायनिक सेल है जो धातु की सतह पर ही बन जाता है। लोहे की सतह पर सेल बन जाता है, ये कैसे होता है? देखिए, लोहे की सतह कभी भी पूरी तरह शुद्ध या एक जैसी नहीं होती।
थोड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, नमी होती है। तो कुछ हिस्से एनोड बन जाते हैं जहां लोहा ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। Fe gives Fe2++ 2E-। ये इलेक्ट्रॉन धातु के जरिए ही दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं जो कैथोड बन जाते हैं। और कैथोड पर क्या होता है? वहां हवा की ऑक्सीजन, पानी और थोड़े एसिड, जो हवा की CO2 पानी में घुलकर बनता है, की मौजूदगी में वो इलेक्ट्रॉन लेकर पानी बनाती है। O2 + 4H+ + 4E- gives 2H2O। तो लोहा घुला, ऑक्सीजन कम हुई, लेकिन जंग कैसे बना? वो जो Fe2+ आयन एनोड पर बने थे, वो हवा से और ऑक्सीकृत होकर Fe3+ आयन बनाते हैं। और ये Fe3+ आयन पानी के साथ मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O बनाते हैं। यही भूरा पपड़ीदार पाउडर जंग है। बाप रे, ये तो पूरी केमिस्ट्री चल रही है सतह पर। तो इसे रोके कैसे? पेंट करने के अलावा? हाँ, पेंट या ग्रीस लगाना एक तरीका है। वो सतह का हवा और नमी से संपर्क तोड़ देते हैं। एक और बहुत प्रभावी तरीका है गैल्वेनाइजेशन, मतलब लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाना। जिंक की परत, उससे क्या होता है? जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील है, उसका ई डिग्री ज्यादा नेगेटिव है। तो अगर परत कहीं से खुरच भी जाए और लोहा हवा के संपर्क में आ भी जाए, तो जिंक खुद एनोड बनकर घुल जाएगा, Zn2Zn2+ + 2E, और लोहे को कैथोड बनाकर बचा लेगा। लोहे पर अपचयन होगा, ऑक्सीकरण नहीं। अच्छा, मतलब जिंक अपनी कुर्बानी देकर लोहे को बचाता है। बिल्कुल, इसे बलिदानी सुरक्षा या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। हम मैग्नीशियम जैसी और भी ज्यादा क्रियाशील धातु का टुकड़ा लोहे के पाइप या जहाज के पेंदे से जोड़कर भी यही काम कर सकते हैं। वो टुकड़ा धीरे धीरे घुलता रहेगा और लोहे को बचाता रहेगा। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। अच्छा, अंत में भविष्य की ऊर्जा की बात हो रही थी, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। इसका वैद्युत रसायन से क्या लेना देना है? हाँ, ये एक बड़ी परिकल्पना है, एक विजन है। विचार ये है कि भविष्य में हाइड्रोजन हमारा मुख्य ऊर्जा वाहक बन सकता है, जैसे आज पेट्रोल या बिजली है। और इससे बनाने का एक तरीका है पानी का वैद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसी साफ नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। 2H2O 2H2+ O2। ठीक है, हाइड्रोजन बना ली, फिर इस हाइड्रोजन का क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को हम ट्रांसपोर्ट करके जहां जरूरत हो वहां ले जा सकते हैं और फिर ईंधन सेलों में इस्तेमाल करके वापस बिजली और पानी बना सकते हैं। 2H2 + O2 2H2O। मतलब एक पूरा चक्र, पानी से शुरू, पानी पे खत्म, बीच में सिर्फ साफ ऊर्जा का इस्तेमाल। हाँ, सोचिए, एक पूरा एनर्जी साइकिल जिसमें सिर्फ पानी और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, और अंतिम उत्पाद भी सिर्फ पानी, कोई प्रदूषण नहीं। पानी को तोड़ना यानी विद्युत अपघटन और हाइड्रोजन से बिजली बनाना यानी ईंधन सेल, ये दोनों ही प्रक्रियाएं वैद्युत रसायन पर आधारित हैं। इसलिए इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हमने वैद्युत रसायन की काफी लंबी यात्रा की है। सेल कैसे काम करते हैं, उनका वोल्टेज क्या मायने रखता है, घोल में बिजली कैसे चलती है, हाँ, और फिर फैराडे के नियम, अधिविभव, और फिर बैटरी, ईंधन सेल, जंग लगना, और यहाँ तक कि भविष्य की हाइड्रोजन ऊर्जा तक काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, और मेरे ख्याल से ये साफ है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों या लैब तक सीमित नहीं है। ये हमारी आधुनिक तकनीक, हम ऊर्जा कैसे बनाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं और पर्यावरण को बचाने की कोशिशों जैसे ज्यादा कुशल और साफ प्रक्रियाएं विकसित करना, इन सब के लिए कितने बुनियादी और जरूरी हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास कितनी चीजें इस विज्ञान पे चल रही हैं। बिल्कुल। और भविष्य को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, भविष्य की स्थायी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैद्युत रसायन में किस तरह के बड़े बदलाव या खोजें, मतलब इनोवेशंस, सबसे ज्यादा मायने रखेंगे? क्या वो ज्यादा बेहतर, सस्ती और सुरक्षित बैटरी बनाने वाले नए पदार्थ होंगे? जैसे लिथियम आयन से आगे? हाँ, बिल्कुल। या फिर ईंधन सेल को और ज्यादा कुशल और सस्ता बनाने वाले नए उत्प्रेरक, मतलब कैटलिस्ट्स? या फिर शायद इलेक्ट्रोड की सतह पर जो जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी और भी गहरी आणविक स्तर की समझ? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। आज इस दिलचस्प और गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।